कल्पना कीजिए कि आप अपने फोन पर चैट जीपीटी या किसी भी और एआई से एक बेहद जटिल सा सवाल पूछते हैं और सिर्फ 2 सेकंड के अंदर वो आपको एक शानदार और एकदम सटीक जवाब दे देता है। बिल्कुल। उन 2 सेकंड्स में ना वो एआई असल में कुछ सोच नहीं रहा होता है, वो कुछ पढ़ भी नहीं रहा होता है, वो बस एक ही पल में अरबों गणितीय समीकरणों को हल कर रहा होता है। हाँ, और यही बात इसे इतना खास बनाती है। आज की हमारी इस डीप डाइव में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। मतलब बाहर से देखने पर एआई किसी साइंस फिक्शन फिल्म के जादू जैसा लगता है ना, लेकिन आज हम इस इंजन का हुड खोलने वाले हैं। एकदम सही कहा। और मैं बता दूं, अंदर कोई जादू नहीं है, वहां बस एक 17वीं सदी का गणित बिना थके अपना काम कर रहा है, जिसे दुनिया लीनियर अलजेब्रा के नाम से जानती है। ये सच में एक आंखें खोल देने वाला नजरिया है। मतलब आज की इस गहन चर्चा के लिए हमने काफी शानदार सोर्स मटेरियल खंगाला है, जैसे कि आईबीएम के कुछ रिसर्च पेपर्स, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मशहूर CS50 लेक्चर्स और 3 ब्लू 1 ब्राउन के वो शानदार विजुअल मैथमेटिक्स वाले वीडियोस। हाँ, वो वीडियोस तो बहुत ही कमाल के हैं। बिल्कुल, और कुछ बेहद तकनीकी दस्तावेज भी हैं। तो हमारा मिशन आज सिर्फ ये समझना है कि कैसे एकदम बुनियादी मैट्रिक्स ऑपरेशन से लेकर आज के सबसे एडवांस लैंग्वेज मॉडल्स तक सब कुछ इसी लीनियर अलजेब्रा के धागों से बुना गया है। हम आज डिकोड करेंगे कि कैसे ये गणित इतने विशाल डेटा को संभालता है और उस डेटा में से एकदम सटीक अर्थ निकाल लेता है। तो चलिए फिर बिल्कुल जमीनी स्तर से शुरू करते हैं। मतलब हम इंसानों के लिए दुनिया बहुत ही विजुअल है। हम एक तस्वीर देखते हैं और तुरंत पहचान लेते हैं कि अरे ये तो एक बिल्ली है। सही बात है। लेकिन एक कंप्यूटर की तो आंखें नहीं होती ना, तो एआई इस दुनिया को कैसे देखता है? मुझे लगता है यहीं से उस चीज की शुरुआत होती है जिसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, है ना? हाँ, एकदम सही जगह से शुरुआत की आपने। देखो, कंप्यूटर के लिए हर चीज सिर्फ डेटा है और उस डेटा को समझने के लिए उसे ढेरों नंबर्स में बदलना ही पड़ता है। ओके। इसे ऐसे समझते हैं, गणित में हमारे पास सबसे पहले स्केलर होता है जो सिर्फ एक अकेला नंबर है, जैसे नंबर 5 या 10। बेसिक्स। बिल्कुल। फिर आता है वेक्टर, जो नंबर्स की एक सीधी लिस्ट या एक लाइन होती है। और अगर हम इसके एक कदम और आगे बढ़ें तो आता है मैट्रिक्स, जो कि एक ग्रिड होता है। हाँ, मैट्रिक्स नंबर्स का एक 2D ग्रिड होता है, बिल्कुल किसी एक्सेल स्प्रेडशीट की तरह, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। अच्छा, तो अगर मैं एक साधारण ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर की बात करूं तो कंप्यूटर उसे कैसे देखेगा? क्या वो भी एक स्प्रेडशीट है? हूबहू ऐसा ही है। एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर कंप्यूटर के लिए सिर्फ एक विशाल 2D मैट्रिक्स है। सच में? हाँ, उस तस्वीर का हर एक पिक्सल उस मैट्रिक्स का एक खास नंबर होता है। ये नंबर आमतौर पर 0 से 255 के बीच होता है। 0 का मतलब है बिल्कुल गहरा काला रंग और 255 का मतलब है एकदम चटक सफेद। और बीच के नंबर्स? इनके बीच के जितने भी नंबर हैं वो ग्रे रंग के अलग अलग शेड्स को दर्शाते हैं। एक सेकंड, मुझे यहाँ थोड़ा अपना गणित लगाने दीजिए। अगर ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर एक 2D ग्रिड है तो रंगीन तस्वीर में तो लाल, हरा और नीला यानी RGB रंग होते हैं। बिल्कुल। तो क्या कंप्यूटर उन 3 अलग अलग 2D ग्रिड्स को एक के ऊपर एक रखकर एक सैंडविच जैसा बना देता है? क्या बात है, आपने तो खुद ही इसका लॉजिक पकड़ लिया। गणित की भाषा में इस 3D सैंडविच को हम टेंसर कहते हैं। टेंसर? हाँ, टेंसर। जब भी मैट्रिक्स 3D या उससे ज्यादा डायमेंशंस में जाता है तो वो टेंसर बन जाता है। माले, तो एआई के लिए एक बिल्ली की प्यारी सी तस्वीर असल में सिर्फ हजारों नंबर से भरी हुई एक स्प्रेडशीट या टेंसर है। एकदम सही। लेकिन मेरा सवाल यह है कि एआई इस नंबरों के पहाड़ में ये कैसे पहचानता है कि यहाँ बिल्ली के कान हैं या उसकी मूंछें हैं? यहीं पर कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी CNN तस्वीर में आते हैं। इसमें एक बहुत ही दिलचस्प प्रक्रिया होती है। हमारे पास एक छोटा सा मैट्रिक्स होता है जिसे हम कर्नल या फिल्टर कहते हैं। ओके। आप इसे एक छोटे मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह सोच सकते हैं। ये छोटा मैट्रिक्स उस बड़ी तस्वीर वाले मैट्रिक्स के ऊपर बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे स्लाइड करता है। और जब ये स्लाइड कर रहा होता है तब बैकग्राउंड में क्या चल रहा होता है? मतलब गणित क्या हो रहा है? इस स्लाइडिंग के दौरान एक गणितीय ऑपरेशन होता है जिसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। ये फिल्टर
तस्वीर के पिक्सेल्स को अपने खुद के नंबर के साथ गुणा करता है और फिर उन सबको जोड़ देता है। अच्छा। ये सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इस गुणा और जोड़ के नतीजे से ना तस्वीर में छिपे हुए किनारे यानी एजेस, सीधी लकीरें और घुमाव एकदम से उभर कर सामने आ जाते हैं। वाओ। फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके इन मैट्रिक्स को घुमाया या बड़ा छोटा किया जा सकता है, ताकि अगर बिल्ली उल्टी भी बैठी हो तब भी कंप्यूटर उसके चेहरे का आकार पहचान ले। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं। हमने तस्वीर को नंबर्स के एक मैट्रिक्स में बदल दिया, एआई ने अपना वो कर्नल फिल्टर घुमाकर उसके किनारे और लकीरें भी ढूंढ ली। लेकिन अब वो इन नंबर्स का क्या करता है? मुझे लगता है यहाँ हम न्यूरल नेटवर्क्स के अंदरूनी ढांचे की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने अक्सर इंसानी दिमाग से प्रेरित न्यूरॉन्स के बारे में सुना है। हाँ, और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है ना, वो ये है कि एआई में न्यूरॉन्स जैसी कोई जैविक या बायोलॉजिकल चीज नहीं होती। मतलब कोई असली दिमाग नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये कोई चमकते हुए बिंदु नहीं है जो हम अक्सर इमेजेस में देखते हैं। ये कृत्रिम न्यूरॉन्स असल में सिर्फ ऐसे फंक्शन या खाली जगह हैं जो नंबर्स को होल्ड करते हैं। ओके। और इन नंबर्स को हम एक्टिवेशंस कहते हैं। तो ये डेटा एक लेयर से दूसरी लेयर में सफर कैसे करता है? क्योंकि एक नेटवर्क में तो कई सारी लेयर्स होती हैं ना। यहीं पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का असली इंजन स्टार्ट होता है। एक लेयर के न्यूरॉन्स की जानकारी अगली लेयर तक पहुंचाने के लिए वेट्स और बायसेस का इस्तेमाल होता है। वेट्स और बायसेस? हाँ, आप वेट्स को ऐसे समझ सकते हैं कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन की बात को कितनी अहमियत देता है। क्या आप इसका कोई वास्तविक जीवन का उदाहरण दे सकती हैं? मतलब वेट्स का असल जिंदगी में क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल। मान लीजिए आप ये तय कर रहे हैं कि आज कौन सी फिल्म देखनी है। आप 3 लोगों से सलाह लेते हैं। एक आपका दोस्त जो हमेशा अच्छी फिल्में बताता है, एक कोई अजनबी है, और एक ऐसा इंसान जिसकी पसंद आपसे बिल्कुल नहीं मिलती। ओके, समझ रहा हूँ। अब आप अपने दोस्त की सलाह को सबसे ज्यादा वजन या वेट देंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, मैं तो उसी की बात सुनूंगा। न्यूरल नेटवर्क में भी ठीक ऐसा ही होता है। गणितीय रूप से पिछली लेयर के सारे एक्टिवेशंस को एक वेक्टर मान लिया जाता है और उन सभी कनेक्शंस के वेट्स को एक बड़े मैट्रिक्स के रूप में रखा जाता है। फिर हम इस एक्टिवेशन वेक्टर और वेट मैट्रिक्स को आपस में गुणा करते हैं। अच्छा, और इस गुणा करने के बाद जो नतीजा आता है क्या वही फाइनल होता है? नहीं, उसमें एक चीज और जुड़ती है, बायस। ये एक एक्स्ट्रा नंबर होता है जो नतीजों को थोड़ा ऊपर या नीचे खिसकाता है ताकि मॉडल और भी ज्यादा सटीक हो सके। वेट, मुझे यहाँ थोड़ा डाउट है। हाँ पूछिए। अगर हम पूरे नेटवर्क में सिर्फ नंबर्स को गुणा कर रहे हैं और उनमें कुछ जोड़ रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से एक लीनियर यानी सीधी रेखा वाली प्रक्रिया हुई ना। लेकिन हमारी दुनिया, हमारे चेहरे, इंसानी भाषा, ये सब तो बहुत जटिल और घुमावदार हैं। अगर सब कुछ लीनियर ही रहेगा तो एआई ये सब जटिलताएं कैसे सीखेगा? बहुत ही शानदार सवाल। और इसी समस्या को सुलझाने के लिए एक एक्टिवेशन फंक्शन को बीच में लाया जाता है। एक्टिवेशन फंक्शन? हाँ, जैसे कि सिग्मॉइड या रेलू। जब गुणा और जोड़ का फाइनल नंबर आता है ना, तो उसे इस फंक्शन से गुजारा जाता है। ये फंक्शन इस बड़े से नंबर को 0 और 1 के बीच स्क्विश कर देता है, यानी दबा देता है। अच्छा, तो ये स्क्विशिंग ही वो जादुई कदम है? बिल्कुल, यही वो कदम है जो नेटवर्क में नॉन लीनियरिटी लाता है। इसी वजह से एआई सिर्फ सीधी रेखाएं नहीं, बल्कि घुमावदार और बेहद जटिल पैटर्न्स को समझ पाता है। वाह! अगर ये ना होता ना, तो पूरा न्यूरल नेटवर्क सिर्फ एक साधारण सा कैलकुलेटर बन के रह जाता। तो अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो ये सब जो बहुत जटिल लग रहा था, वेक्टर, मैट्रिक्स, वेट्स, एक्टिवेशन फंक्शन, ये असल में कई हजारों लीनियर इक्वेशंस को एक साथ हल करने का बस एक बहुत ही शानदार तरीका है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला। और चूंकि ये सारा काम मैट्रिक्स के ग्रिड फॉर्मेट में सजाया गया है, इसलिए कंप्यूटर इसे एक-एक करके हल करने के बजाय एक साथ यानी पैरेलल प्रोसेसिंग के जरिए बहुत तेजी से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बड़ी व्यावहारिक समस्या दिख रही है। क्या? जब कोई प्रोग्रामर पहली बार इस नेटवर्क को बनाता है और चालू करता है, तब तो ये सारे वेट्स और बाइसेस रैंडम होते होंगे ना? हाँ, बिल्कुल रैंडम होते हैं। तो वो तो शुरुआत में बिल्कुल बकवास और बेतरतीब आउटपुट देगा। वो अपनी इन भारी गलतियों से सीखता कैसे है कि उसे वेट्स को बदलना है? देखो, इस सीखने की प्रक्रिया को समझना ही इस पूरी तकनीक का दिल है। यहीं पर लीनियर अलजेब्रा की मुलाकात कैलकुलस से होती है। ओह, कैलकुलस!
जाता है। ये मापता है कि नेटवर्क का जवाब असल सही जवाब से कितना दूर है। ये दूरी ही नेटवर्क का लॉस या उसकी गलती होती है। और फिर नेटवर्क इस गलती को सुधारने के लिए क्या करता है? वह एक प्रक्रिया शुरू करता है जिसे बैक प्रोपगेशन कहते हैं। बैक प्रोपगेशन। हाँ, इसमें नेटवर्क आउटपुट से वापस पीछे की तरफ यानी बैकवर्ड मुड़ता है। वह हर एक कनेक्शन को चेक करता है और देखता है कि इस बड़ी गलती के लिए कौन सा वेट या बायस कितना जिम्मेदार था। इसके लिए कैलकुलस के चेन रूल का उपयोग करके पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले जाते हैं। एक सेकंड, इसे थोड़ा धीमा करते हैं। डेरिवेटिव्स और चेन रूल, ये थोड़ा भारी हो गया। क्या हम इसे किसी आसान एनालॉजी से समझ सकते हैं? जरूर। कल्पना कीजिए कि आप आंखों पर पट्टी बांधकर एक बहुत ही ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी की चोटी पर खड़े हैं। ओके, मैं पहाड़ी पर हूँ और आंखों पर पट्टी है। आपका लक्ष्य है सबसे नीचे एक गहरी घाटी में पहुंचना। यहाँ ये जो ऊंचाई है ना, ये आपकी गलती या लॉस है और आप चाहते हैं कि ये गलती सबसे कम हो जाए, यानी आप घाटी में पहुंच जाएं। बिल्कुल। अब चूंकि आपकी आंखों पर पट्टी है, आप अपने पैर से चारों तरफ टटोलते हैं कि किस दिशा में ढलान सबसे तेज है। बैक प्रोपगेशन नेटवर्क के लिए ठीक यही काम करता है। अच्छा। वो सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स को मिलाकर एक दिशा निर्देशक वेक्टर बनाता है, जिसे ग्रेडियंट कहते हैं। तो ये ग्रेडियंट असल में बता क्या रहा है? ग्रेडियंट एक ऐसा वेक्टर है जो हमेशा सबसे खड़ी चढ़ाई यानी स्टीपेस्ट एसेंट की दिशा बताता है। यानी अगर आप उस दिशा में गए तो आपकी गलती सबसे तेजी से बढ़ेगी। ओह, तो इसका मतलब है कि एआई को ठीक उस ग्रेडियंट की विपरीत दिशा में कदम बढ़ाना होगा। बिल्कुल सटीक। एआई ठीक उसके विपरीत यानी नीचे की ओर कदम बढ़ाता है। धीरे धीरे कदम दर कदम वेट्स और बायसेस को एडजस्ट करते हुए नेटवर्क पहाड़ी से नीचे लुढ़कते हुए उस घाटी तक पहुंच जाता है जहां एरर सबसे कम होता है। वाओ! इस पूरी शानदार प्रक्रिया को मशीन लर्निंग की दुनिया में ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। ये एनालॉजी बहुत काम की थी। अब मैं समझ पा रहा हूं कि ये एआई की ट्रेनिंग असल में क्या होती है। लेकिन रुकिए, मेरे दिमाग में फिर से गणित चल रहा है। बताइए। अगर हम हर एक पिक्सल, हर एक वेट और हर एक बायस के लिए ये डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, और आज के मॉडल्स में तो अरबों पैरामीटर्स होते हैं, है ना? बिल्कुल, अरबों में होते हैं। तो क्या इतने भारी कंप्यूटेशन के बोझ से कंप्यूटर पिघल नहीं जाएगा? मतलब इस डेटा के तूफान को डेवलपर्स संभालते कैसे हैं? ये इंडस्ट्री की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसे डायमेंशनैलिटी का श्राप या कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी कहा जाता है। नाम तो काफी ड्रामेटिक है। हाँ, क्योंकि डेटा जितना बड़ा होगा, कंप्यूटेशन उतना ही धीमा हो जाएगा। इस तूफान को शांत करने के लिए डेवलपर्स फिर से लीनियर अलजेब्रा के दो बहुत ही शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स। ये नाम तो सुने हैं मैंने, लेकिन इनका असल मतलब क्या होता है? कोई डेटा स्ट्रेच या खिंच कैसे सकता है? चलिए इसे विजुअलाइज करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक रबर की शीट है जिस पर कई सारे तीर यानी एरोज बने हुए हैं। ठीक है। जब आप उस रबर की शीट को खींचते हैं तो ज्यादातर तीर अपनी दिशा बदल लेते हैं, लेकिन कुछ खास तीर ऐसे होते हैं जो अपनी दिशा नहीं बदलते, वे सिर्फ उसी दिशा में लंबे या छोटे हो जाते हैं। ओके, तो जो तीर दिशा नहीं बदलते वे आइगन वेक्टर्स हैं। एकदम सही, वे आइगन वेक्टर्स हैं और वे कितने लंबे या छोटे हुए, उस खिंचाव के नंबर को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। समझ गया। अब आप सोचेंगे कि मशीन लर्निंग में इसका क्या काम? ये हमें बताता है कि पूरे डेटा सेट में सबसे ज्यादा फैलाव, वेरिएंस या असली जानकारी किस दिशा में है। इसी सिद्धांत पर एक जादुई तकनीक काम करती है जिसे PCA यानी प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस कहते हैं। तो PCA इस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करता है? PCA डेटा का एक कोवेरिएंस मैट्रिक्स बनाता है और उसके आइगन वेक्टर्स निकालता है। जो आइगन वेक्टर्स सबसे ज्यादा जानकारी समेटे होते हैं, हम सिर्फ उन्हें ही रख लेते हैं और बाकी के गैर जरूरी डायमेंशंस को हटा देते हैं। वेट, यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा। हाँ, बताइए। अगर हम PCA के जरिए डेटा के डायमेंशंस कम कर रहे हैं, यानी कुछ डेटा को हम डस्टबिन में डाल रहे हैं, तो क्या हम अहम जानकारी नहीं खो रहे? क्या इससे AI मॉडल की एक्यूरेसी कम नहीं हो जाती? ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। वो कैसे? हर बड़े डेटा सेट में बहुत सारा शोर या नॉइज होता है, जैसे तस्वीर में धुंधलापन या बेमतलब के पिक्सेल्स। PCA असल में इस शोर को हटा देता है। अच्छा, तो सिर्फ काम की चीज बचती है। हाँ,
इससे असली सिग्नल और भी मजबूत हो जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मॉडल ओवरफिटिंग से बच जाता है, यानी वो बेमतलब की डिटेल्स को रटने के बजाय असली पैटर्न्स पर फोकस करता है। और चूंकि डेटा कम हो गया है, ट्रेनिंग की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। मतलब शोर हटाओ और काम की बात पकड़ो। बिल्कुल। क्या इसी तरह की कोई तकनीक नेटफ्लिक्स और Amazon जैसे प्लेटफॉर्म्स भी इस्तेमाल करते हैं? मतलब जब वे मुझे कोई नई फिल्म सुझाते हैं तो वो हमेशा मेरी पसंद की ही कैसे होती हैं? वहां भी लीनियर अलजेब्रा ही बैठा है। रिकमेंडेशन इंजन्स के प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में SVD यानी सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन नाम की तकनीक का जबरदस्त इस्तेमाल होता है। SVD ये कैसे काम करता है? इसे ऐसे इमेजिन कीजिए, आपके पास एक विशाल मैट्रिक्स है। रोज में लाखों यूजर्स हैं और कॉलम्स में हजारों फिल्में हैं। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा मैट्रिक्स होगा। हाँ, और ये मैट्रिक्स ज्यादातर खाली होता है क्योंकि किसी एक इंसान ने तो सारी फिल्में नहीं देखी है ना। सही बात है। SVD इस विशाल आधे अधूरे मैट्रिक्स को तोड़कर छोटे छोटे मैट्रिसेस में बदल देता है, जिन्हें लेटेंट फीचर्स कहते हैं। ये लेटेंट फीचर क्या होते हैं? मतलब कोई छिपी हुई खूबियां? हाँ बिल्कुल। हम AI को ये नहीं बताते कि ये फिल्म साई-फाई है या ये रोमांस है। गणित खुद ब खुद यूजर्स और फिल्मों के बीच के क्लस्टर्स को ढूंढ लेता है। वाव। वो समझ जाता है कि अगर किसी यूजर को फीचर A और B पसंद है तो उसे फला नई फिल्म भी जरूर पसंद आएगी, क्योंकि उस फिल्म में भी वही लेटेंट फीचर्स मौजूद हैं। ये सब मैट्रिक्स को तोड़ने और जोड़ने का कमाल है। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला है। मतलब अब तक हमने पिक्सेल्स और फिल्मों की बात की, लेकिन आज की दुनिया में हर कोई नेक्स्ट जनरेशन AI यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात कर रहा है, लाइक LLMs। ChatGPT जैसे मॉडल्स। हाँ, तो क्या ये 17वीं सदी का गणित हमारी इंसानी भाषा के अर्थ, हमारे व्यंग्य और हमारी भावनाओं को भी समझ सकता है? देखो, यहाँ जो सबसे अहम बात समझनी है वो ये है कि AI कभी भी अंग्रेजी, हिंदी या कोई भाषा नहीं समझता। तो वो क्या समझता है? वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स समझता है। और यहीं पर वर्ड एम्बेडिंग्स का क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट सामने आता है। भाषा के हर एक शब्द को एक हाई डायमेंशनल स्पेस में नंबर्स के एक वेक्टर के रूप में दर्शाया जाता है। मतलब डिक्शनरी के हर शब्द का एक गणितीय पता या एड्रेस होता है? बिल्कुल। और ये पता इस तरह तय होता है कि समान अर्थ वाले शब्दों के वेक्टर्स एक दूसरे के करीब होते हैं। ओके। चलिए मैं आपका एक टेस्ट लेती हूँ। ये AI की दुनिया का बहुत ही मशहूर उदाहरण है। ठीक है, पूछिए। अगर आप किंग यानी राजा के वेक्टर को लें, उसमें से मैन यानी आदमी का वेक्टर घटा दें और फिर जो बचे उसमें वुमन यानी औरत का वेक्टर जोड़ दें, तो आपके हिसाब से नतीजा क्या आना चाहिए? लेट मी थिंक। किंग में से मैन निकाल दिया तो बचा राजी पद या रॉयल्टी, और उसमें वुमन जोड़ दिया तो क्या वो क्वीन या रानी बनेगा? आप बिल्कुल सही हैं। नतीजा क्वीन के वेक्टर के बेहद करीब होता है। किंग माइनस मैन प्लस वुमन इक्वल्स क्वीन। वाओ। और जरा सोचिए, ये AI को किसी ने सिखाया नहीं है कि रानी कौन होती है। उसने सिर्फ शब्दों के साथ मौजूद अन्य शब्दों को पढ़कर खुद ही ये गणितीय समीकरण बना लिया। उसने सिर्फ गणित के जरिए अर्थ और जेंडर के रिश्तों को समझ लिया है। ये वाकई में इस शो का एक बहुत बड़ा अहा मोमेंट है। मतलब शब्दों के बीच के रिश्ते सिर्फ वेक्टर्स की दूरी और दिशा बन गए हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक पेच है। कैसा पेच? जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो एक ही शब्द का मतलब संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदल जाता है। सही कहा। जैसे बैंक शब्द ले लीजिए, इसका मतलब नदी का किनारा भी हो सकता है और पैसे जमा करने वाली जगह भी। सिर्फ एक वेक्टर से AI ये कैसे तय करेगा कि मैं किस बैंक की बात कर रहा हूँ? बहुत ही उम्दा सवाल। इसी सटीक समस्या को सुलझाने के लिए ट्रांसफॉर्मर्स और सेल्फ अटेंशन का जन्म हुआ। आज आप जितने भी बड़े AI मॉडल्स देख रहे हैं ना, उनकी जान यही सेल्फ अटेंशन है। ये कैसे काम करता है? इसमें कोई शब्द अकेला नहीं रहता, बल्कि वाक्य का हर शब्द बाकी सभी शब्दों के साथ बात करता है, ताकि वो अपना सही संदर्भ समझ सके। और मुझे पूरा यकीन है कि ये बातचीत भी मैट्रिक्स के जरिए ही होती होगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसके लिए नेटवर्क 3 तरह के मैट्रिक्स बनाता है: क्वेरीज, कीज और वैल्यूज। क्वेरीज, कीज और वैल्यूज? हाँ, इसे आप एक कॉकटेल पार्टी की तरह सोचिए। मान लीजिए बैंक शब्द कमरे में आता है। वो एक क्वेरी यानी सवाल का वेक्टर भेजता है कि क्या यहाँ कोई पैसे से जुड़ी बात कर रहा है। अच्छा, और फिर बाकी शब्द कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? बाकी शब्द अपनी कीज यानी चाबी दिखाते हैं।
मान लीजिए वाक्य में एक शब्द रिवर या नदी है, उसकी की कहती है मैं पानी से जुड़ा हूं। अब बैंक की की और रिवर की के बीच फिर से वही पुराना डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। चूंकि दोनों का विषय अलग है, डॉट प्रोडक्ट बहुत कम आता है, तो वो एक दूसरे को इग्नोर कर देते हैं। और अगर वाक्य में डिपॉजिट या जमा करना शब्द हो तो तब डिपॉजिट की कहेगी मैं पैसे से जुड़ा हूं। जब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। डॉट प्रोडक्ट का ये बड़ा नंबर बैंक को बताता है कि यहाँ मेरा गहरा संबंध है। इसके बाद बैंक उस डिपॉजिट शब्द की वैल्यू यानी अर्थ को सोख लेता है और समझ जाता है कि इस वाक्य में मेरा मतलब किसी वित्तीय संस्था से है, नदी के किनारे से नहीं। ये तो सच में अद्भुत है। मतलब जब हम एआई से कोई सवाल पूछते हैं तो वो कोई डिक्शनरी नहीं खोल रहा होता। बिल्कुल नहीं। वो बस हजारों लाखों डायमेंशंस में फैले हुए वेक्टर्स के बीच करोड़ों डॉट प्रोडक्ट्स निकाल रहा होता है, ये तय करने के लिए कि संदर्भ क्या है और अगला सबसे सटीक शब्द कौन सा होना चाहिए। एकदम सही। और अगर हम इस पूरी कहानी को एक बड़ी तस्वीर से जोड़े तो चूंकि ये सब कुछ अंततः सिर्फ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है, चाहे वो इमेज प्रोसेसिंग हो या लैंग्वेज समझना, इसे हम हजारों जीपीयूज यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स पर एक साथ चला सकते हैं, जो कि पैरेलल प्रोसेसिंग है। हाँ, यही इकलौता कारण है कि आज के एआई सिस्टम्स इतने शक्तिशाली हैं। अगर हमें ये सारा गणित एक एक करके साधारण तरीके से करना पड़ता ना, तो एक हेलो का जवाब आने में शायद हमें सालों लग जाते। सालों लग जाते हैं। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि एआई का कोई भी रूप हो, चाहे वो आपके फोन का फेस अनलॉक हो जो CNN से आपकी तस्वीर को मैट्रिक्स में बदल रहा है, या नेटफ्लिक्स की रिकमेंडेशन हो जो SVD का इस्तेमाल कर छिपे हुए फीचर्स ढूंढ रही है, या फिर चैट GPT हो जो ट्रांसफॉर्मर्स और अटेंशन के जरिए शब्दों के वेक्टर्स को गुणा कर रहा हो। बिल्कुल। इन सब के मूल में, इन सब के दिल में बस लीनियर अलजेब्रा बिना थके अपना काम कर रहा है। कोई रहस्यमयी दिमागी शक्ति नहीं है, सिर्फ बहुत ही खूबसूरत और बड़े पैमाने पर किया गया गणित है। ये सच में विज्ञान और गणित का एक बहुत ही शानदार तालमेल है। तो श्रोताओं, अगली बार जब आप किसी भी एआई टूल का इस्तेमाल करें और वो आपको पलक झपकते ही कोई जवाब दे दे, तो स्क्रीन के पीछे उस अदृश्य मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कल्पना जरूर कीजिएगा। ग्रेडियंट्स को पहाड़ी से नीचे उतरते हुए और वेक्टर्स को कॉकटेल पार्टी में डॉट प्रोडक्ट्स निकालते हुए महसूस कीजिएगा। बिल्कुल। और इस पूरी चर्चा से अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल भी खड़ा होता है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। हाँ, और वो विचार ये है श्रोताओं, अगर मानव भाषा के इतने गहरे अर्थों, हमारे व्यंग, हमारी रचनात्मकता और हमारी पसंद नापसंद को सिर्फ हाई डायमेंशनल वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट्स के जरिए इतनी सटीकता से समझा और दोहराया जा सकता है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी अपनी मानव चेतना और हमारे सोचने का तरीका भी अंततः ब्रह्मांड के एक बेहद जटिल लीनियर अलजेब्रा से ज्यादा कुछ नहीं है? सोचने वाली बात है। क्या हम भी सिर्फ एक जैविक मैट्रिक्स हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। अगली बार एक नई डीप डाइव के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा। देखो दुनिया, इसके राज को जानो, हर एक इन्वेंशन की स्टोरी पहचानो। कैसे चलती है मशीन, क्या है मोशन का फंडा, क्लियर होगा अब हर कॉन्सेप्ट। नो मोर टेंशन, नो फिकर, कम ऑन फिजिक्स टू बॉय। नॉलेज की दुनिया में अ न्यू डिस्कवरी, फिजिक्स टू बॉय। लेट्स अनरावल द मिस्ट्री।